अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट लीडर और सोशल वर्कर की जो भारत के सोशल और इंडियन पॉलिटिक्स में चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। जेएनयू के स्टूडेंट और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन डीएसयू के फॉर्मर लीडर उमर खालिद की। उमर खालिद को उनके सोशल एक्टिविज्म और कंट्रोवर्सीज की वजह से जाना जाता है। हाल ही में 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसने एक बार फिर से उनके जीवन और कार्यों को सुर्खियों में ला दिया है। इस वीडियो में हम उमर खालिद की बायोग्राफी और उनकी शुरुआती लाइफ, एजुकेशन, सोशल एक्टिविज्म और उनके कंट्रोवर्सीज पर डिटेल से बात करेंगे। उमर खालिद की पैदाश 11 अगस्त 1987 को नई दिल्ली के जामिया नगर में हुआ था। उनके वालिद सैयद कासिम रसूल इलियास वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी मां उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि उनके वालिद का आबाई रिहायशगाह महाराष्ट्र के अमरावती में है। उमर का परिवार लगभग 30 साल पहले दिल्ली के जाकिर नगर में आकर बस गए थे। उमर ने अपनी शुरुआती एजुकेशन दिल्ली के नामी स्कूल में हासिल की। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मर्ग कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। उनके बाद उन्होंने जेएनयू में हिस्ट्री और मास्टर के एमफिल की पढ़ाई पूरी की। उनका पीएचडी थीसिस का सब्जेक्ट था। उमर खालिद ने जेएनयू में अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन डीएसयू के एक खास मेंबर की शक्ल में अपनी एक्टिविज्म शुरू की। डीएसयू को वामपंथी सोच और माओवादी से इंस्पायर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। उमर ने सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और मजलूम समाज के राइट के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। 2017 में उमर ने नदीम खान के साथ मिलकर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम से एक कैंपेन शुरू किया, जो देश की बढ़ती कम्युनल राइट और लिंचिंग के वारदात के खिलाफ था। यह कैंपेन जुलाई 2017 में शुरू हुआ और सोशल यूनिटी और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। उमर ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर अपने आइडियाज से शेयर किए हैं। खासकर सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही है। उमर खालिद का नाम पहली बार 2016 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब जेएनयू में एक प्रोग्राम के दौरान उन पर देश विरोधी नारे लगाने का इल्जाम लगा। इस घटना के बाद उन पर राजद्रोह का इल्जाम लगाया गया और दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। उमर के खिलाफ दावा किया गया कि वह आतंकी संगठनों से जुड़े थे और देश के 18 यूनिवर्सिटी में इसी तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का प्लान बना रहे थे। हालांकि उमर और उनके सपोर्टर ने इन इल्जामात को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया और कहा कि उनकी आवाज को दबाने की यह कोशिश है। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी तब शुरू हुआ जब उमर खालिद को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में कथित साजिश रचने का इल्जाम में 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उन पर यूएपीए और आईपीसी के तहत कई सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। पुलिस का दावा है कि उमर ने कंट्रोवर्शियल स्पीच और हिंसा भड़काने के लिए अपने साथियों को साथ मिलकर साजिश रची थी। पुलिस ने उनके खिलाफ सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट, गवाहों के बयान और अमरावती में दिए गए एक स्पीच का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सीएए, एनआरसी, बाबरी मस्जिद और अन्य मुद्दों को उठाया था। उमर खालिद ने अरेस्ट होने से पहले एक वीडियो क्लिप बनाया जिसमें वह अपने आप को बेगुनाह और पॉलिटिकल साजिश का शिकार बता रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। दिल्ली दंगों के जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहे हैं, जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया। हम सबने देखा। उन पर एफआईआर दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के आलोचक हैं, जो सरकार की नीतियों का और खास तौर से सीए कानून का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे,
उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है उनके पास। कई सारे छात्र नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई महीने से मुझको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे झूठे बयान चलाते रहते हैं टीवी पे। पहले मेरी एक स्पीच जो 17 मिनट की स्पीच थी उसमें से 20-30 सेकंड निकाल के उसको वायरल किया गया और बताया गया कि ये दंगे की साजिश है, कि मैंने लोगों को बोला कि सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन करें। जब मैंने वो पूरी 17 मिनट की स्पीच अपलोड कर दी, जिस स्पीच में मैं दंगा और हिंसा तो दूर की बात, मैं सत्याग्रह और अहिंसा गांधी के संदेश की बात कर रहा था, तो अब वो मेरे खिलाफ और नए नए झूठे बयान टीवी में चलाते हैं, मीडिया में चलाते हैं। लोगों से झूठी गवाही देने को मजबूर किया जा रहा है, उनको डरा धमका के पुलिस द्वारा, और कोशिश करी जा रही है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है आज उसको जेल के पीछे बंद कर दिया जाए। क्या खता है मेरी? क्या ये खता है मेरी कि मैं बोलता हूं कि देश जितना आपका है उतना मेरा भी है? यह हमारा हिंदुस्तान जो खूबसूरत देश है, यहां इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे लोग कानून के सामने, संविधान के सामने बराबर है। आज इसको बदलने की कोशिश करी जा रही है, आज हमको बांटने की कोशिश करी जा रही है, और इस बांटने की राजनीति के खिलाफ जो बोलता है उसको डरा धमका के जेल के पीछे बंद करके उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। वो हमको डरा रहे हैं, लेकिन वो साथ में आपको भी डरा रहे हैं। वो हमारी आवाज को बंद कर रहे हैं, हमको कैद कर रहे हैं जेलों के पीछे, लेकिन आपको भी झूठ के अंदर कैद करना चाहते हैं, आपको डरा के चुप करा देना चाहते हैं। बस एक अपील करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, डरिए मत, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जिन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है उन लोगों की रिहाई की मांग कीजिए, हर जुल्म के खिलाफ बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर खालिद के वकील त्रिदेव पेश ने कोर्ट में दलील दी, उनके खिलाफ हिंसा या धन जुटाने का कोई ठोस सबूत पुलिस के पास नहीं है। उनके सपोर्टर का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी सरकार की साजिश का हिस्सा है। उमर को 2 बार अंतरिम जमानत मिली, 2022 में उनके बहन की शादी और 2024 में उनके चचेरे भाई की शादी के लिए, लेकिन उनकी रेगुलर बेल पिटीशन बार बार खारिज होती रही है। हाल ही में 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी। उमर खालिद ने हमेशा सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी, एससी और एसटी के राइट और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ होने वाले नाइंसाफी के मुद्दों को उठाया है। उनके स्पीच में अक्सर सोशल इनजस्टिस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और माइनॉरिटी पर होने वाले तशद्दुद के मुद्दे शामिल रहते हैं। उनके सपोर्टर उन्हें एक नन्हा और साहसी सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें देश विरोधी और कम्युनल तनाव भड़काने वाला बताते हैं। उमर खालिद सितंबर 2020 से तिहाड़ जेल में है और उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। उनकी जमानत अर्जी को दिल्ली की निचली अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बार बार खारिज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया उमर ने दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली से बाहर रहने का प्लान बनाया था ताकि वह फंस ना सके। उनके खिलाफ सबूत के तौर पर गवाहों के बयान और व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि उमर के वकील और उनके सपोर्टर इन इल्जामात को बेबुनियाद और पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कई बार टल चुकी है और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि जमानत के मामले में मेरिट के आधार पर तय किए जाते हैं, ना कि मीडिया के दबाव में। उमर खालिद का लाइफ और उनका काम भारत के सोशल और पॉलिटिकल का एक पेचीदा हिस्सा है। एक तरफ उमर खालिद सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़ने वाले एक तेज तर्रार एक्टिविज्म के नाम से जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ उन पर सीरियस एलिगेशन हैं जिन्हें वह और उनके सपोर्टर पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानते हैं। उनकी कहानी न सिर्फ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की है, बल्कि यह भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ सोशल वर्कर और कानून के गलत इस्तेमाल जैसे बड़े सवालों को भी उठाती है। उमर खालिद की बायोग्राफी एक ऐसी कहानी है जो आइडियोलॉजी, एक्टिविज्म और कंट्रोवर्सीज के बीच बैलेंस बनाती है। उनके सपोर्टर उनकी रिहाई की मांग करते हैं, जबकि उनके आलोचक नेशनल सिक्योरिटी के लिए उनको खतरा मानते हैं। इस पेचीदा कहानी का अंत अभी बाकी है, लेकिन उमर खालिद का नाम इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स में
एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन का हिस्सा बना रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बहुत ही ईमानदारी से बनाया है, किसी को भी बढ़ावा देने या विरोध करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया हूं, बल्कि उमर खालिद के लाइफ और उनके रोल का एक नेचुरल प्रेजेंटेशन पेश किया हूं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, जैसे एक व्हाट्सएप चैट के लिए 5 सालों से उनको जेल में रखा गया है। दूसरा सवाल यह है कि उनको 5 सालों से जेल में रखा गया है और उनकी केस की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे हालात में क्या होना चाहिए? उनको जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो बराह रास्त आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। और मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने आसपास का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।